यूएसए और यूक्रेन के बीच टेंशन्स के चलते आज चौथा दिन है और दोनों ही देशों के बीच युद्ध चल रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था। व्लादिमीर पुतिन के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों के राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा काफी ज्यादा निंदा की जा रही है, काफी ज्यादा कंडेम किया जा रहा है और अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, खासतौर से जर्मनी जिसमें शामिल है, जिसने कि हाल ही में यूक्रेन को सैन्य सहायता भी दी है और इसके अलावा अन्य राष्ट्रों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस युद्ध, इस लड़ाई का अंत इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पा रहा और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन का रोल क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, खासतौर से तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन को एक काफी बड़ी संस्था माना जाता है। यूनाइटेड नेशन क्यों एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसको भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि वर्तमान में जो भी उठापटक चल रही है इसमें यूएस भी अब कूद गया है, तो क्या वास्तव में ये शीत युद्ध जैसी स्थिति का दोबारा एक संकेत मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी महाशक्तियों के बीच। 1991 यानी 1991 तक यूक्रेन भी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का पार्ट था, लेकिन 1991 सोवियत संघ के विघटन के कर जाने के बाद यूक्रेन एक अलग देश बनकर उभरा। व्लादिमीर पुतिन के लिए काफी ज्यादा महत्व और इंपॉर्टेंस यूक्रेन जैसा देश रखता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दरअसल ये डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है और यूक्रेन की सीमा उन देशों से मिलती है जो वास्तव में नाटो के सदस्य हैं, तो उस स्थिति में नाटो संगठन काफी ज्यादा करीब आ जाएगा रूस के, और ऐसी स्थिति में नाटो की रूस से दूरी बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन हो जाने से पहले भी यूक्रेन ने एक बड़ा ही रोल प्ले किया था नाटो जैसे संगठन की प्रेजेंट में यूक्रेन में दोनों ही देशों के बीच घमासान के बीच दोनों ही देशों के सैनिक मारे जा चुके हैं और उसके अलावा यूक्रेन के नागरिकों की काफी ज्यादा हानि हुई है। उन्होंने अपनी जान को खोया, उन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन्होंने अपने घर को खोया है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्ल्ड से एक गुहार लगाई है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन का समर्थन करें और व्लादिमीर पुतिन को ये सब करने से रोका जाए। और हाल ही में खबर ये भी वायरल हो रही थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वास्तव में देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की खबर का पूरी तरह खंडन किया गया है। उन्होंने वर्ल्ड से गुहार लगाई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और रूस की तरफ से होने वाले आक्रमणों को रोका जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने के साथ साथ अन्य देशों से भी ये मदद मांगी है कि उनको हथियारों की पूर्ति की जाए, क्योंकि उस वक्त उन्हें जंग लड़ने के लिए सबसे जरूरी जो है वो हथियार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि वास्तव में क्या हथियारों के माध्यम से इस टेंशन का खात्मा हो पाएगा? क्या यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसा डिसीजन लेगा कि वास्तव में इस टेंशन को निपटाया जा सके? क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने कदम वापस खींचेंगे या नहीं? 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हो जाने के बाद भी यूक्रेन के 2 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर अब भी सेपरेटिस्ट का समर्थन काफी ज्यादा देखा जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो इन दोनों ही क्षेत्रों को सॉवरेन कंट्रीज की मान्यता देंगे और इन सेपरेटिस्टों के कहने पर ही व्लादिमीर पुतिन के द्वारा उस एरिया में सेना भेजी गई और रूसी राष्ट्रपति ने इन दोनों क्षेत्रों में मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश दे दिए। और कुछ ही देर पहले खबर ये भी आ रही है कि रूस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो न्यूक्लियर फोर्स का भी यूज कर सकता है और इसी के साथ साथ अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि वो वास्तव में हथियारों का जोर दिखाना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नेटो से आखिर व्लादिमीर पुतिन क्यों घबरा रहे हैं और उन्हें नेटो से क्या क्या खतरा हो सकता है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका काम अपने सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करना है। भारत नेटो में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि भारत ने शुरू से ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, वो एक अलग डिबेट है। नेटो ज्यादातर यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है और यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन के शामिल हो जाने से रूस के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। प्रेजेंट में 30 देश नेटो के मेंबर्स हैं और ये सैन्य संगठन बड़े स्तर पर विश्व राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखता है, लेकिन रूस चाहता है कि नेटो का विस्तार ना हो और अगर यूक्रेन भी नेटो में शामिल होता है तो इससे नेटो का विस्तार होगा, नेटो और ज्यादा मजबूत होगा और सबसे बड़ी बात वो रूस के और ज्यादा करीब आ जाएगा। पूरा का पूरा मिलिट्री अलायंस जो है वो और ज्यादा रूस से करीब आ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की सीमा एक तरफ रूस से मिलती है तो दूसरी तरफ नेटो के जो सदस्य देश हैं उनसे भी मिलती है। तो इसलिए राष्ट्रपति नेटो को एक खतरे की घंटी के रूप में देखते ही हैं, लेकिन अगर यूक्रेन शामिल होता है
तो ये खतरे की घंटी उनके और ज़्यादा करीब आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी तनाव की स्थिति याद दिलाती है शीत युद्ध की उसी स्थिति को। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के कोलैप्स कर जाने के बाद शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। शीत युद्ध कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी दो बड़ी महाशक्तियों के बीच, जिसमें यूएसएसआर और अमेरिका शामिल था। कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी हुई, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट इसका काफी बड़ा एग्जाम्पल है। सिमिलरली उस तनाव में जब क्यूबा केंद्र था और इस वक्त तनाव के केंद्र में यूक्रेन है, जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है कि पुतिन वास्तव में हथियारों का खौफ दिखाकर विश्व के छोटे देशों को डराना चाहते हैं और उस पर आधिपत्य वो स्थापित करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और नेटो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये वास्तव में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि शीत युद्ध की स्थिति को फिर से याद दिलाती हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यूनाइटेड नेशंस ऐसे में क्या कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ही अंग हैं, वो वास्तव में ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा है कि लीग ऑफ नेशन जैसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक संस्था थी, तो वो भी कोलैप्स कर गई थी क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी। हालांकि उन कमियों को सुधार करके दोबारा यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, ताकि दोबारा विश्व को एक बड़े खतरे से रोका जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस यानी शांति को प्रमोट किया जा सके। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि हालांकि यूनाइटेड नेशन में सुधार किए गए, लेकिन काफी फीचर लीग ऑफ नेशन के अब भी यूएन में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन क्यों एक कॉन्क्रीट डिसीजन, एक बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा। वीडियो के स्टार्टिंग हमने ये भी बात की थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वास्तव में अपील भी की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि पुतिन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और उनके माध्यम से जो जान मान की हानि यूक्रेन में की जा रही है उसको जल्द से जल्द रोका जा सके। तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाएगा? हो सकता है, शायद नहीं। वो रीजन क्या है कि क्यों यूनाइटेड नेशन एक मेजर रोल ऐसी स्थिति में प्ले नहीं कर पा रहा। आइए जानते हैं वन बाय वन इन रीजंस को, इन वजहों को। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थिंग, यूनाइटेड नेशन की कोई अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है। अलग अलग कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, उसमें जो पावरफुल कंट्रीज है, मिनिमम उन्हीं की यूनाइटेड नेशन में ज्यादा बात रखी जाती है या उन्हीं की ज्यादा चलता यूनाइटेड नेशंस में है। तो यहाँ पर एक यूएन के पास पूरी तरह संप्रभुता का अभाव, एब्सेंस ऑफ सॉवरेनिटी को देखा जा सकता है। सेकेंड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रशिया खुद यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर में से एक है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रशिया के पास वीटो पावर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। तो इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से खुद एक रूस भी है और रूस के पास भी वीटो पावर है। अगर इन 5 कंट्रीज में से एक भी कंट्री वीटो कर दे तो वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ सकता, वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। तो रूस खुद यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा मेंबर है जो कि काफी पावरफुल मेंबर में से एक है, परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर भी उसके पास है। तो ऐसी स्थिति में क्या यूनाइटेड नेशन के माध्यम से कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है जो कि रूस पर कार्रवाई करे? हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के यूनाइटेड नेशन वास्तव में अब भी डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक होगा भी कहां से, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है और जो इन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। और किसी भी प्रस्ताव पर सहमति के लिए इन 5 परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर जरूरी होती है। अगर इनमें से एक भी वीटो कर दे किसी प्रस्ताव पर तो वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं हुआ कि किसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है और किन्हीं कंट्री को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन का अनडेमोक्रेटिक होना भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहा, ना तो प्रेजेंट में और पास्ट में भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब यूनाइटेड नेशन को एक बड़ा कॉन्क्रीट डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन यूनाइटेड नेशन उसमें सफल नहीं रहा। हालांकि कुछ ऐसे मामले है भी हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन ने अपना काफ़ी ज़्यादा मेजर और बड़ा रोल प्ले किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये संस्था पूरी तरह बेकार है, किसी काम की नहीं है, संस्था काम की है, लेकिन इसको और ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए था, जो कि हमें इस वक्त नहीं मिल पा रहा, विश्व को इस वक्त नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट वजह है वो ये है कि परमानेंट मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर है। ये वही वाली स्थिति है जैसे कि मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि यूनाइटेड नेशन में जो परमानेंट मेंबर्स होंगे उनकी पावर यूनाइटेड नेशन में जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी और इन परमानेंट मेंबर्स के खिलाफ छोटी कंट्रीज बड़ा एक्शन नहीं ले सकती, ना तो एक सॉवरेन कंट्रीज के रूप, ना ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने के रूप में। नेक्स्ट कंडीशन है कि यूएनओ की अपनी जो मिलिट्री है, जनरली इसे मिलिट्री नहीं कहा जाता, इसे यूएन पीस कीपर्स के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी देश में अंदर टेंशन होती है तो यूएन की तरफ से इन यूएन पीस कीपर्स को भेजा जाता है। ये यूएन पीस कीपर जनरली सिविलियंस, पुलिसमैन या फिर
आर्मी की ड्रेस में देखे जा सकते हैं। तो अगर किन्हीं दो देशों की भी टेंशन है, उस टेंशन को खत्म करने के लिए सैन्य रूप से एक बड़ी कार्रवाई करना और उसको खत्म करना, इतनी ताकत यूएन के पास नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी कंट्रीज में कोई छोटा मोटा इशू है तो यूएन की तरफ से इन यूएन पीस कीपर्स को भेजा जाता है वहां पर शांति को स्थापित करने के लिए, देश के आंतरिक मामले में शांति बहाल ये कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े स्तर पर किन्हीं दो देशों के मध्य कोई बड़ा विवाद है तो ऐसी कंडीशन में इन पीस कीपर का रोल काफी ज्यादा कम है। तो एक इफेक्टिव मिलिट्री का यूएन के पास ना भी होना बहुत बड़ा रीजन है कि यूनाइटेड नेशन में बड़े और इफेक्टिव और कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाते, अक्सर बड़े देशों के खिलाफ, बड़ी महाशक्तियों के खिलाफ। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो क्षेत्राधिकार है वो लगभग एक अपील है, अपीले क्षेत्राधिकार उसको कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन एक अपील के माध्यम से किसी घटना की निंदा कर सकता है या फिर किसी देश को शांति बनाए रखने की अपील कर सकता है। मजबूती के साथ डिसीजन लेना और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना, इस मामले में यूनाइटेड नेशंस की पावर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। सारी कमियों की, इन सारे रीजंस की काफ़ी ज़्यादा बड़ी वजह ये भी है कि वर्तमान में जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपने आप में इतनी ज़्यादा डेवलप हैं और डिसीजन मेकिंग वो खुद ले सकती हैं। अगर वो पूरी तरह डेवलप ना भी हो तो वो कम से कम सॉवरेन या फिर संप्रभु तो होती ही हैं। और इन सॉवरेन कंट्रीज़ में, यानी जो भी कंट्री है वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है, उस पर किसी एक्सटर्नल फोर्स का, बाहरी ताकत का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता कि आप ऐसा करें या ऐसा ना करें। हर एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के मामलों के लिए निर्णय लेने के मामले में फुल है, फाइनल है। कोई बाहरी फोर्स उससे अपील कर सकती है, समझा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई संस्था आकर एक खड़ा एक्शन उस देश के अंदर आकर ले ले। तो संप्रभु देशों का होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन का क्षेत्राधिकार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिमिटेड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था मोटे मोटे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब जानते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच टेंशन्स क्यों शुरू होती है, इसके पीछे क्या रीजंस, क्या वजहें होती हैं कि जब दो देश आपस में भिड़ जाते हैं, उनके बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, चार मोटे मोटे तौर पर बहुत बड़ी वजहें इसमें शामिल की जा सकती हैं। नंबर 1, नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्रीय हित। हर एक कंट्री अपने राष्ट्रीय हित को प्रोटेक्ट करना चाहती है, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, रूस हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इटली हो, जर्मनी, फ्रांस या कोई भी कंट्री हो। हर एक कंट्री अपने राष्ट्रीय हित को प्रमोट करना चाहती है और उस नेशनल इंटरेस्ट की वजह से वो कंट्री किसी दूसरी कंट्री से भिड़ने के लिए भी तैयार हमेशा रहती है। भारत ने भी युद्ध लड़े हैं, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी, जीते या हारे वो अलग बात है, लेकिन भारत डटकर खड़ा रहा। क्यों? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरा रीजन आता है, वो ये है कि बाउंड्रीज डिस्प्यूट। रूस में और यूक्रेन के मध्य जो हो रहा है वो भी बाउंड्री डिस्प्यूट का भी एक इशू है। और उसके अलावा अगर भारत का एग्जांपल लिया जाए तो भारत में भी पाकिस्तान, चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी बाउंड्री डिस्प्यूट या फिर सीमा विवाद के कारण ही टेंशन। कभी कभी ये भी कयास लगाए जाते हैं कि अगर सीमा पर ज़्यादा तनाव हो तो युद्ध भी छिड़ सकता है। अगला रीजन है वो ये है कि शक्ति प्रदर्शन। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री से युद्ध लड़ती है तो वास्तव में अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, ताकि भविष्य में ये उदाहरण बनकर रहे कि जब कंट्री ए कंट्री बी से भिड़ी थी तो कंट्री ए ने कंट्री बी को परास्त किया था, तो युद्ध में विजय के माध्यम से उस देश की एक छाप छूट जाती है और उस देश के शक्ति प्रदर्शन को बढ़ावा मिलता है और भविष्य में कोई अन्य देश उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करता अगर वो सैन्य मामले में उस देश से कमज़ोर हो तो। नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि हर एक कंट्री की इंटेंशन होती है एक महाशक्ति बनना या एक वर्ल्ड पावर बनना। हर एक देश की एक मंशा होती है कि वो विश्व की एक बड़ी महाशक्ति या एक वर्ल्ड पावर या ग्रेट पावर बन सके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सके। और हर एक कंट्री अपने स्तर पर इतनी तो विकसित हो ही जाए कि कोई बड़ी कंट्री उस पर अपना दबाव नहीं बना पाए और सामाजिक और आर्थिक रूप से हर एक देश वैश्विक स्तर पर मजबूत हो। सो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये टेंशन खत्म होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। सो फ्रेंड्स, यूक्रेन और रूस के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर जान और माल की हानि यहाँ पर हुई है। हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति स्थापित हो और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के स्थान पर विकास की बात की जाए।